माय डियर स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशन में पहले हम ना लफ्ज बफर के मानी जानना चाहते हैं। ये बफर जो है इसके मीनिंग्स क्या है। बफर स्टूडेंट, बफर का मतलब होता है झटका बर्दाश्त करना या करने वाला। तो बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो झटका बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अब झटके से मुराद क्या है? झटके से मुराद है जब आप किसी भी सॉल्यूशन में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उससे उस सॉल्यूशन की पीएच सफिशिएंटली चेंज हो जाती है। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो एसिड या बेस ऐड करने के बावजूद अ चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। तो इसे हम कहते हैं। अगर हम बफर को एवरीडे लाइफ में देखें तो हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बतौर बफर काम कर रही होती। मसलन जब गांव का कुम्हार बर्तन बनाता है और वो बर्तन की ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस दौरान वो जो कुम्हार है वो बर्तनों के गिर्द पराली को रखता है। पराली, राइस्ट्रा पराली। वो पराली क्या करती है? वो पराली बर्तनों को आपस में टूटने से बचाती है, टकराव को रोकती है। उसमें वो बफर जो है, वो जो पराली है, वो बफर के तौर पर काम करती है। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी भी एलसीडी, फ्रिज या ऐसी कोई सेंसिटिव आर्टिकल उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके गिर्द थर्मोपोर की शीट होती है। वो जो थर्मोपोर की शीट है वो बतौर बफर काम करती है और वो जो भी झटका लगता है वो झटके को बर्दाश्त करती है। इस तरह हमने एक सेंटेंस सुना हुआ है कि अफगानिस्तान इज द बफर जोन फॉर ऑल द वर्ल्ड। तो अफगानिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए बफर जोन के तौर पर काम करता है। तो बफर मीन झटका बर्दाश्त करना। और बफर सॉल्यूशन, हम इसके डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखें, अ सॉल्यूशन which resist the change in its pH when a small amount of an acid or a base is added। दो बातें स्टूडेंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। A solution which resist the change in its pH, मैंने ये नहीं कहा A solution whose pH does not change की बात नहीं की। हमने कहा है वो सॉल्यूशन जो pH में चेंज को रेजिस्ट करता है। कब? When a small amount of an acid or a base is added। स्मॉल, ये दो चीजों को मैंने इनसर्कल किया है। इन दोनों बातों को जरा समझने की कोशिश करें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल इन दो चीजों को आपको समझाने में मदद करेगी। जरा देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये दो फ्लास्क हैं। इन फ्लास्क में एक के अंदर हमने वाटर लिया और दूसरी के अंदर हमने बफर सॉल्यूशन को लिया। अब ये जो वाटर है और बफर सॉल्यूशन दोनों के गिर्द हमने ये यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको ऐड किया। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको ऐड करने के बाद इनका कलर जो है वो ग्रीन हो गया। अब ये जो ग्रीन कलर है ये हमें बता रहा है द पीएच ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज नियरली 7। वाटर की भी जो नॉन बफर है इसकी पीएच भी 7 है और ये जो हमारा बफर सॉल्यूशन है इसकी पीएच भी 7 है। अब पहले मैं ये करता हूं कि ये मेरे पास 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। इसका एक ड्रॉप मैं इस वाटर में, नॉन बफर सॉल्यूशन वाटर, इसमें ऐड करता हूं। जो ही हमने ये एक ड्रॉप ऐड किया, इसका कलर जो है, इसका कलर डार्क पिंक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अब ये जो कलर है ये शो करता है कि इसकी पीएच जो है वो 7 से कम होकर 2 हो गई। बाय द एडिशन ऑफ अ सिंगल ड्रॉप द पीएच ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम 7 to 2। अ ह्यूज चेंज इन पीएच, दैट इज 5। 5 का फर्क आया बाय एडिशन ऑफ अ सिंगल ड्रॉप। ऑन द अदर हैंड, ये जो बफर सॉल्यूशन है इसमें हमने ये एक ड्रॉप 1 मोलर HCl डाला, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, नो चेंज इन इट्स कलर। एक और ड्रॉप, हम इसमें ड्रॉप्स ये डालते जा रहे हैं। इतने ज्यादा ड्रॉप्स ऐड करने के बावजूद इसके कलर में सफिशिएंट एक रिमार्केबल वेरिएशन नहीं आ रही। हम इसमें ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड करते गए यहां तक कि जब हमने इसके अंदर
तकरीबन 50 के करीब ड्रॉप्स ऐड किए, अब इसका कलर जो है वो डार्क पिंक हो गया। आई मीन जो नॉन बफर सॉल्यूशन है वो एक ड्रॉप ऐड करने से, स्टील का एक ड्रॉप ऐड करने से उसकी पीएच 5 पॉइंट कम होगी, 7 से 2 आ गई। ऑन द अदर हैंड ये जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है इसमें हमने रफली 50 ड्रॉप्स ऐड किए और फिर जाके कहीं उसकी पीएच जो है वो 2 तक आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो जो बफर सॉल्यूशन है उसमें स्मॉल अमाउंट ऐड करने से उसकी पीएच में सफिशिएंट चेंज नहीं आती। मैंने ये नहीं कहा कि चेंज नहीं आती, आती है, पीएच वेरी करती है, लेकिन वो वेरिएशन जो है वो रिमार्केबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। इसके बरक्स अब आप ये जो नॉन बफर सॉल्यूशन, आई मीन वाटर सॉल्यूशन, अब आप इसके अंदर अ ड्रॉप ऑफ 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक ड्रॉप ऐड करेंगे तो अब देखें इसका कलर जो है वो ब्लूइश हो गया और ये कलर बता रहा है कि इसकी पीएच जो है वो 12 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 2 ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करने से इसकी पीएच जो है वो 2 से 7 और फिर 7 से 12 हो गई। इसके बरक्स आपके पास ये जो बफर सॉल्यूशन है, आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, जब आप इसके अंदर कोई 80 to 90 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, फिर कहीं जाके इसका कलर जो है वो बता रहा है कि इसकी पीएच 7 हो गई, ग्रीन कलर। मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते जाओ, एक वक्त आएगा जब आप रफली कोई 200 के करीब ड्रॉप्स ऐड करेंगे, अब जाके इसकी पीएच जो है वो 12 के करीब होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है दिस वन आर द मीनिंग्स ऑफ दीज 2 वर्ड्स, रेजिस्ट एंड अ स्मॉल। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप किसी भी बफर सॉल्यूशन में एसिड ऐड करें, वो पीएच उसकी चेंज होती है लेकिन माइन्यूट चेंज आती है। और दूसरी मैंने ये बात की है, आपने एसिड और बेस स्मॉल अमाउंट में ऐड करना है, ये नहीं कि आप एकदम बहुत ज्यादा एसिड या बेस ऐड करते, तो स्मॉल अमाउंट ऐड करेंगे तो फिर इट रेजिस्ट द चेंज इन। लेकिन अगर आप एसिड और बेस बहुत ज्यादा मिकदार में ऐड कर देंगे तो फिर इसकी पीएच जो है, चाहे ये बफर भी है, इसकी पीएच जो है वो रिमार्केबली चेंज होती जाए। स्टूडेंट, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। 2-3 और पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। पहला पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि एवरी बफर हैज अ डेफिनेट पीएच, हर एक बफर सॉल्यूशन की एक मखसूस पीएच होती है। और दूसरी बात, द पीएच ऑफ बफर या बफर सॉल्यूशन कह लो, द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन does not change, पहली बात, ऑन डाइल्यूशन, अगर आप इसमें मजीद वाटर ऐड करते हैं तो पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए पड़ा रहने दें, लेकिन शर्त यह है कि आप उसमें एक लंबे अरसे तक आप उसको एयर कांटेक्ट में या जिस कंटेनर में आप रख रहे हैं उस कंटेनर की इंप्योरिटीज उसमें शामिल ना हो। अगर ये दोनों चीज़ें आप इंश्योर करते हैं तो एक लंबे अरसे तक उस बफर सॉल्यूशन को रखने के बावजूद उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आएगी। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की टाइप्स, मेरे पास ये टॉपिक आ गया, टाइप्स ऑफ बफर्स कह लो या बफर सॉल्यूशन कह लो। हमारी बुक में बफर सॉल्यूशन की 2 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज एसिडिक बफर, द सेकंड वन इज बेसिक बफर। 2 किस्म के बफर जो है वो हम अपने सिलेबस में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एसिडिक बफर और बेसिक बफर, पहले 2 बातें, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर। एसिडिक बफर में हम कहेंगे कि दीज बफर्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग a weak acid
and salt of it with strong base. बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो चीजें मिक्स करें, आपके पास बफर सॉल्यूशन बनेगा। क्या क्या? मैंने कहा आपने दो चीजें मिक्स करनी है। एक आपने लेना है वीक एसिड, वीक एसिड, इसको ऐड कर दे। दूसरा आपने इसमें ऐड क्या करना है, आपने इस वीक एसिड का साल्ट बनाना है। साल्ट किससे? वही वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। मसलन मेरे पास ना एस्टिक एसिड है, CH3COOH, एस्टिक एसिड। यू नो एस्टिक एसिड इज अ वीक एसिड, और मैंने आपको इसकी के वैल्यू भी बता चुका हूं स्टूडेंट, कि इसकी के वैल्यू जो है वो हमें बताती है कि ये इसकी के वैल्यू जो बहुत कम है, और वो के वैल्यू हमें बताती है कि दिस वन इज द वीक एसिड। तो आप एसिटिक एसिड ले लें, एस्टिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड द एथेनोइक एसिड, और उसमें आपने साल्ट ऐड करना है। कौन सा साल्ट? साल्ट आपने लेना है एसिटिक एसिड का CH3COOH प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, दोनों का रिएक्शन करवाएं, आपके पास ये साल्ट बन जाएगा प्लस वाटर। ये साल्ट बना। इस साल्ट के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जो उस वीक एसिड से लाया जो आपने ऐड किया, और दूसरा वो हिस्सा जो आपने स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो आपने इस साल्ट को ऐड करना है। तो इसका मतलब है जब आप एसिटिक एसिड और सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट दोनों को ऐड करेंगे, जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड द बफर सॉल्यूशन, एंड दिस बफर सॉल्यूशन इज कॉल्ड द एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर इज फाउंड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, एंड साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका आपने साल्ट बनाना है, और ये साल्ट आपने उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन से बनाना है। बिल्कुल इसके बरक्स अगर मैं इधर बात करता हूं, तो बेसिक बफर इट इज फाउंड बाय मिक्सिंग अ वीक बेस एंड salt of it with strong acid। स्टूडेंट इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा बेसिक बफर है ना, ये दो चीजों से बना, एक वीक बेस और एक उसका साल्ट। मतलब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यू नो इज अ वीक बेस, और इसका आप सॉल्ट बना लें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करवाते हैं, अमोनियम क्लोराइड बनता है, और वो जो अमोनियम क्लोराइड है दैट इज द साल्ट। तो फिर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों का मिक्सचर ले लें, दैट मिक्सचर विल एक्ट एज अ बेसिक बफर। माय डियर स्टूडेंट, एक और अहम पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अक्सर मैंने इस सारे लेक्चर की एसेंस है, रूह है, और वो क्या? एसिडिक बफर हम किसे कहते हैं? एसिडिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ weak base, weak acid, a mixture of weak acid and its conjugate base। असल में एसिडिक बफर जो होता है ना, वो ये चीज है, a mixture of weak acid and its conjugate base। जहां मैंने बात की ना स्टूडेंट के एसिटिक एसिड CH3COOH और सोडियम एसीटेट, ये दो हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एसिडिक बफर बना। तो एक्चुअली ना इस एसिडिक बफर में जो स्पीशीज एक्टिव होती हैं वो दो चीजें, वो है हमारे पास ये वाला CH3COOH and it converts into CH3COO negative plus H positive। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जब कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो दिस वन इज एन एसिड एंड दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अब होता भला क्या है? हमने कहा ना
कि ये जो बफर सॉल्यूशन है इसमें आप एसिड ऐड करें या बेस ऐड करें तो उनकी एडिशन से इसकी पीएच में सफिशिएंट चेंज नहीं आती, माइन्यूट चेंज आती है, एक्सेप्टेबल चेंज आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप इसके अंदर ना, इस सॉल्यूशन के अंदर आप इसके अंदर एसिड ऐड करें ना, सपोज मैंने इसमें एक एसिड ऐड किया, बफर सॉल्यूशन में HCl ऐड कर दिया, अब HCl सॉल्यूशन में जाएगा, इट विल प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयन, और उस हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन की वजह से इसकी पीएच डिस्टर्ब होगी। अगर हम हाइड्रोजन आयन को किसी ना किसी तरह कैप्चर कर लें तो फिर इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो स्टेबल रहेगी। अब क्या होता है, बफर सॉल्यूशन के अंदर ये चीजें हैं, जब HCl ऐड करने से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है ना, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन रिवर्स चल पड़ेगा। इसका मतलब है ये जो इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, these hydrogen ion are captured by acetate ion, एसीटेट आयन इसमें हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करता जाता है और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता जाता है। इसके बरक्स अगर आप इसमें बेस ऐड करें, बेस क्या करेगा, बेस इसमें OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन आने की वजह से डेफिनेटली इसकी पीएच डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हम उन हाइड्रोक्साइड आयन को कैप्चर कर ले तो इसकी पीएच स्टेबल हो जाएगी। अब होता क्या है, जो ही आप एसिटिक हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ऐड आएंगे तो हाइड्रोक्साइड आने की वजह से ये जो हाइड्रोजन आयन है इन हाइड्रोक्साइड आयन को कैप्चर करते जाएंगे। जब इधर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड चल पड़ेगा, और फॉरवर्ड जाने का मतलब है कि ये एसिटिक एसिड मजीद हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता जाएगा, और वो जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो आने वाले हाइड्रोक्साइड आयन उनके साथ मिलकर वाटर बनाते जाएंगे। इसका मतलब हुआ किसी बफर सॉल्यूशन में, एसिडिक बफर में दो स्पीशीज हैं जो उसके बफर होने का सबूत देती है, जो उसके बफर होने का सबूत दे रही है। और वो क्या क्या चीजें हैं, वो एक वीक एसिड है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट बेस है। इसमें जो सोडियम आयन है, ये जो सोडियम आयन वगैरह आ गए, ये जो सोडियम आयन है ये इसमें एक्टिव स्पीशीज नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल इसी बात को इधर ले जाओ। हम क्या कहेंगे कि अ बेसिक बफर, अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। बिल्कुल उसी बात को मैंने इधर रिवर्स कर दिया। तीसरे पॉइंट पे आए। तीसरा पॉइंट हमारे पास, द pH ऑफ एसिडिक बफर इज लेस देन 7। pH इज लेस देन 7। लेकिन याद रखना, ये एंटी टेस्ट के स्टूडेंट के लिए याद रखना, ये हर एक एसिडिक बफर के लिए ऐसी बात नहीं। बाद ऐसे एसिडिक बफर होते हैं जो वीक एसिड और उसके साल्ट, यानी जो वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से ही बनते हैं, लेकिन उनकी pH 7 से कम नहीं, ज्यादा होती है। लेकिन जनरली हमने क्या देखा, जनरली हमने देखा है कि एसिडिक बफर की pH 7 से कम होती है। कम होगी तो हम उन्हें एसिडिक कहेंगे। मैं जो दूसरी बात कर रहा था ना स्टूडेंट, वो थी ये हाइड्रोजन साइनाइड एंड सोडियम साइनाइड। दिस वन इज द वीक एसिड एंड इट्स साल्ट, ये इसका साल्ट है। अब अगर आप इन दोनों का बफर सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो उसकी pH जो है ना वो 9.4 होगी, दैट इज मोर देन 7। लेकिन ये वाली जो मैंने बात की है ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। जनरली हम क्या कहेंगे, जनरली हम कहेंगे कि एसिडिक बफर की pH 7 से कम होती है। इसके बरक्स द pH ऑफ बेसिक बफर इज मोर देन 7, 7 से ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट हमने आगे चलकर डिस्कस करना है। एक हम पढ़ेंगे हेंडरसन इक्वेशन। तो एसिडिक बफर, इसके लिए हेंडरसन इक्वेशन है कि pH दैट इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दिस वन इज द हेंडरसन इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। सिमिलरली द हेंडरसन इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, तो वो मेरे पास आ गया POH दैट इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट
ओवर कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये हमारे पास PKB POH ऑफ बेसिक बफर्स। माय डियर स्टूडेंट, ये जो हेंडरसन इक्वेशन है ना, इसको आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिराइव करेंगे। आखिरी बात जो आप इसमें लिखेंगे, आप इसकी एक आधी एग्जांपल दें। मसलन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। स्टूडेंट, एसिटिक एसिड में हम इसे कहते हैं एथानोइक एसिड भी कहते हैं, एथानोइक एसिड, दैट इज द योपिक नेम फॉर दिस कंपाउंड, एंड एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम। दिस वन इज सोडियम एसीटेट और इट इज आल्सो कॉल्ड द सोडियम एथानोएट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वी गेट एन एसिडिक सॉल्यूशन। दूसरी, अगर आप फॉर्मिक एसिड ले लो, HCOOH, दिस वन इज द फॉर्मिक एसिड, और इस तरह आपके पास HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। और अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो मैंने आपसे डिस्कस किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अ वीक एसिड, अ वीक बेस, एंड अमोनियम क्लोराइड। दिस वन इज द salt of this weak base with strong acid and many more। और भी आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना, ये था एसिडिक बफर और बेसिक बफर दोनों का डिफरेंस। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको इस तरह डील करेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है, व्हाई डू वी नीड बफर्स, हमें बफर्स की क्यों जरूरत है। 3 पॉइंट्स आपको याद करवाना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैं टॉपिक कह रहा हूं ना, ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर का सवाल। पहली बात मैं ह्यूमन की बात करता हूं, इंसान। ह्यूमन बॉडी में 3 बफर सिस्टम है। अच्छा, यहां स्टूडेंट पहले ये पॉइंट तो सिर्फ चंद एक बातें हैं ना, तो मैं तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपको इंफॉर्मेट करने के लिए, तो मैं कुछ और बातें भी आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपसे जिक्र किया कि जो ह्यूमन बॉडी स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी में 3 बफर सिस्टम काम करते हैं। 3 बफर सिस्टम। एक जो हमारा ब्लड है उसकी हम बात करेंगे। एक हमारे पास आ गया जी फॉस्फेट बफर्स, एक हमारे पास बाई कार्बोनेट बफर्स, और थर्ड वन इज प्रोटीन बफर्स। 3 बफर सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। ये जो पहली बात है ना, फॉस्फेट बफर्स, ये फॉस्फेट बफर जो है ना, it lies in the cell fluid has the phosphate buffers। ये जो बाइकार्बोनेट बफर्स है ये हमारे ब्लड में मौजूद है, और ये जो प्रोटीन बफर्स हैं, द सेल कंटेंट्स आर मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन बफर जो है दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द सेल। मैं ना बाइकार्बोनेट बफर की बात करता हूं, एक सेंटेंस ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन ब्लड is a natural buffer। इंसानी खून एक कुदरती बफर है, एक कुदरती बफर सॉल्यूशन है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर से रिएक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट द कार्बोनिक एसिड H2CO3, carbonic acid। This carbonic acid is a weak acid and it ionizes to give H positive hydrogen ion and HCO3 minus 1 bicarbonate ion। This one is bicarbonate, या इसे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से जो मर्जी कह लें, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ये हमारे पास है। अब दिस वन इज अ वीक एसिड एंड दिस वन इज कॉन्जुगेट बेस। तो हमारे ब्लड के अंदर ये जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड एंड
इट्स कॉन्जुगेट बेस दैट इज HCO3-1 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों जो है ना, इनकी बदौलत हमारा ब्लड जो है ना वो बतौर बफर काम करता है, वो बतौर बफर एक्ट कर रहा होता है। अब इसमें ना ये चीजें अगर आप देखेंगे, ये जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन को रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, वो रेगुलेट करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसकी कंसंट्रेशन को यूरिनेशन, आई मीन किडनी, वो कंट्रोल कर रही होती। तो अल्लाह ताला ने हमारे ब्लड को कुदरती तौर पर बफर किया हुआ है। अब इसमें देखें, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 है, 7.35। ये याद रखना है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, नीचे ऑप्शन आएंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज 7.35। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बेसिक चीजें खाएं, बेसिक, जैसे ये हम खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, इन बेसिक चीजों को खाने की वजह से हमारी पीएच इंक्रीज करती है। वो ब्लड बफर है, वो रेजिस्ट तो कर रहा है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले रहे तो पीएच, अगर पीएच इससे इंक्रीज करके 7.45 तक चली जाए, 7.45 तक, तो हमें एक बीमारी का सामना कर, एक कंडीशन का सामना करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एल्कोलोसिस। इफ द पीएच इज इंक्रीजेस फ्रॉम 7.35 टू 7.45, द कंडीशन वी फील इज कॉल्ड द एल्कोलोसिस। और अगर पीएच 8 तक चली जाए तो अ ह्यूमन कैन डाई, मौत वाकई हो जाती है। इसके बरक्स अगर आप एसिडिक चीजें यूज करें, जैसे कि आप सिट्रस फ्रूट्स यूज करते हैं, तो आप जूसेस वगैरह यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से पीएच जो है वो कम होती है, वो एसिडिक कंटेंट्स रखते हैं ना, पीएच कम होती है। और अगर पीएच इससे कम होकर 7.20 तक चली जाए तो हम एक कंडीशन फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एसिडोसिस, एल्कोलोसिस एंड एसिडोसिस। और अगर पीएच कम होकर 7 तक चली जाए ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक कंटेंट्स, देन द पर्सन मे डाई। तो ये वो कंडीशन है जिन पे डेथ हो जाती है। लेकिन सारा दिन एसिडिक और बेसिक चीजें खाने के बावजूद हमारी पीएच जो है वो 7.35 के प्लस माइनस में रहती है। Why? Because our blood is buffer. स्टूडेंट, दूसरी जो आप चीज ध्यान में रखेंगे, साइंटिफिक रिसर्च में एक साइंटिस्ट चाहता है कि उसका जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो चेंज ना हो, सफिशिएंट चेंज ना है, रिमार्केबल चेंज ना है, तो अपने सॉल्यूशन को क्या करता है, बफर बनाता है। आमतौर पर ये जो बायोलॉजिकल रिसर्च है ना स्टूडेंट, ये जो बायोलॉजिकल रिसर्च है उसमें जो सॉल्यूशन है उसको बफर करने के लिए ना वो पीबीएस, ये एक मखसूस बफर सॉल्यूशन है, पीबीएस, फॉस्फेट बफर सेलाइन, फॉस्फेट बफर सेलाइन, इनको यूज करते हैं। ये जो बफर है, इसकी जो बफर सॉल्यूशन, इसकी पीएच जो है वो अबाउट 7.4 होती है। और इस तरह जो बैक्टीरिया कल्चर है या टिश्यू कल्चर है, उसके दौरान भी उस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन रखना पड़ता है, इसलिए उस सॉल्यूशन को हम बफर बना देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बफर सॉल्यूशन है ये ना सिर्फ केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली इन टाइट्रेशन, साथ ही साथ ये अलाइड साइंसेज में भी इस्तेमाल होता है। अलाइड साइंसेज स्टूडेंट, मेरी मुराद है बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस तरह माइक्रोबायोलॉजी में, सिमिलरली इन सेल बायोलॉजी, इन सब में बायोलॉजी, तीनों ये बायोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस है, इनमें बफर का इस्तेमाल बहुतात से है। साथ ही साथ ये जो बफर हैं दे आर यूज्ड इन न्यूट्रिशन में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ये जो फूड स्टफ जो हम यूज करते हैं इनको प्रॉपर पीएच पे बफर कर दिया जाता है और इनकी पीएच को बॉडी पीएच के मुताबिक रखा जाता है।
ताकि एक लंबे अरसे के बाद अगर इनको इस्तेमाल किया जाए, प्रिजर्व करने के बाद अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनकी पीएच बहुत ज़्यादा वेरी ना कर रही हो, ताकि ये बॉडी पे साइड इफेक्ट ना शो करे। इसी तरह हमारे पास सॉइल साइंस है। सॉइल साइंस, माय डियर स्टूडेंट, हम कहते हैं ना कि सॉइल विद डेफिनेट पीएच हेल्प्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर पीएच ऑफ सॉइल वो वेरी करती है तो प्लांट ग्रोथ अफेक्ट होती है। फर्टिलाइजर दो काम करती है ना, फर्टिलाइजर दो काम करती है। एक तो फर्टिलाइजर जो है वो प्लांट को असेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड करती है, यानी हमें प्लांट्स को एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ये चाहिए, तो ये जो चीजें हैं ये हम फर्टिलाइजर के जरिए प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। और दूसरा, फर्टिलाइजर हेल्प टू मेंटेन अ स्टेबल पीएच। पीएच को स्टेबलाइज करने में, पीएच को, सॉइल की पीएच को स्टेबलाइज करने में फर्टिलाइजर हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट हम क्लिनिकल एनालिसिस की बात करते हैं। क्लिनिकल एनालिसिस जिसमें ये टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट जो फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन की प्रेपरेशन होती है, उसमें बफर सोल्यूशन बहुत ज्यादा। साथ ही साथ हम ये इंडस्ट्री में चले जाएं, इंडस्ट्री में आपके पास लेदर इंडस्ट्री है, डाइंग इंडस्ट्री है, साथ ही साथ आप चले जाएं जिसमें आप क्रैमिंग कर रहे होते हैं, आप फोटोग्राफिक प्लेट्स इनका यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं। इन तमाम इंडस्ट्रीज के दौरान बफर सोल्यूशन बेतहाशा इस्तेमाल होता है। हमारी बुक में इनका जिक्र है, ये मैंने अब तक पहुंचा दिया। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने बफर सोल्यूशन इनका आगाज किया, इनकी डेफिनेशन को पढ़ा, बाद में हमने इनकी टाइप ए स्टैटिक बफर और बेसिक बफर इनको स्टडी किया, और लास्ट पे जाके हमने व्हाई डू वी नीड बफर 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।